झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मांझी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और कल से लोहरदगा में लगातार कार्यक्रमों के साथ में रात्रि प्रवास यहीं पर हुआ है और विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम हुए, तुरंत यहाँ पर हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप सबको ध्यान में है कि अभी सरकार को बने हुए मैंने अभी दूसरा टर्म है वो 1 साल पूरा हो गया और पिछले वाला टर्म को पूरा जोड़ करके देखेंगे तो ये 6 साल हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने कार्यकाल को पूरा किया। लेकिन 6 वर्षों में इस झारखंड को क्या मिला और झारखंड में किस प्रकार से इस सरकार ने लोगों को ठगा है तो आप सब लोग देखे होंगे। तो हम लोगों ने बनाया भी कि एक आरोप पत्र सरकार के ऊपर यह है बर्बादी के 6 वर्ष हेमंत सरकार के, और उसमें से आबुआ सरकार नहीं ठगुआ सरकार। आबुआ मतलब अपनी सरकार, ये ट्राइबल की भाषा में है आबुआ सरकार, मुंडारी संथाली ये सब हो बोलते हैं खड़िया की आबुआ सरकार। तो ये आबुआ सरकार नहीं बल्कि ये ठगों की सरकार है, इन्हें ठगने का ही काम किया है। जितने भी इन्होंने इन 6 वर्षों में या चुनाव के समय इन्होंने जो जो घोषणाएं की थी, अगर उसको कहे तो सरकार ने सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है झारखंड की जनता को। अगर हम कुछ बातें आप सबके सामने रखें ताकि आप सबको ध्यान में आएगा कि अगर हमारे लोगों ने धोखा ही धोखा लिखा है, ठगों की सरकार लिखा है, तो आधार क्या हो सकता है। तो आप सब ने देखा होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के पूर्व सरकार ने गठबंधन सरकार की है तो उन्होंने कहा था कि भाई 1 वोट और 7 गारंटी। जनता से इन्होंने कहा था कि 1 वोट हमें दीजिए, आपको हम 7-7 गारंटी देते हैं। तो गारंटी उन्होंने क्या क्या दिया था, पहला दिया था कि भाई 1932 के आधार पर यानी खतियान के आधार पर हम स्थानीय नियोजन नीति बनाएंगे। अब सरकार बन गई, पहले भी नहीं किया था, पूरे 1 वर्ष गुजर गया तो उन्होंने कोई स्थानीय नियोजन नीति बनाया ही नहीं सरकार ने। अब तो उस पर चर्चा भी नहीं करते, बोलते तक नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है, ठगा है जिसको कह सकते हो। फिर उन्होंने दूसरा गारंटी क्या था, मैया सम्मान योजना की। अब उसमें कुछ लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन आज भी अगर आप गांव में जाएंगे, उसने कहा था कि 18 से 50 की उम्र की सभी महिलाओं को मैया योजना के तहत पैसा मिलेगा। लेकिन आज भी अगर गांव में जाएंगे, गांव में अगर सर्वे करेंगे, कभी आप सब लोगों से भी कहेंगे किसी गांव जाइए तो 18 से 50 की आयु की बहुत सारी महिलाएं, आधे से अधिक आपको मिलेंगे गाँव में, जिनको मिल नहीं रहा है पैसा। बल्कि अभी सरकार जो दौरा कर रही थी कि सरकार आपके द्वार को लेकर के कार्यक्रम कर रहे थे, तो जगह जगह पर तो कई जगहों पर जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने कई महिलाओं से पूछे कि आप लोग वहाँ गए थे, आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने वहाँ भरा कि नहीं भरा फॉर्म। बोला कि हम लोग फॉर्म क्या लिख करके तो दिए, लेकिन उनका पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। यानी एक तरफ कह रहे हैं आप सबको हम देंगे, दूसरी तरफ जो भरने के लिए उस पोर्टल को लोग खोल रहे हैं तो खोल ही नहीं रहा है। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से हमारी माँ बहनों को भी इन्होंने धोखा दिया है, कैसे ठगा है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उसी में आप देखेंगे एक तो बूढ़े बुजुर्ग को भी महीनों महीनों से नहीं मिलता है, और फिर एक घर में भी किस प्रकार से विसंगतियाँ हैं। सास को जहाँ 2500 तो बहू को वहाँ सास को 1000 और बहू को 2500। मैंने आप सोच सकते हो भाई, कायदे से तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। या बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, विधवा है, विकलांग है, उनको तो थोड़ा अधिक ही मिलना चाहिए था, लेकिन इससे कुछ नहीं है सरकार। फिर उन्होंने तीसरा गारंटी किया था कि सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने कहा था कि भाई रिजर्वेशन की सीमा को हम बढ़ाएंगे, ओबीसी को हम 27% देंगे, एसटी को 28% देंगे, एससी को क्या बोलते हैं 12% देंगे। लेकिन पूरा 1 वर्षों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका सिर्फ घोषणा, अब तो चर्चा तक नहीं करते, बोलते तक नहीं है। बल्कि आप सबको याद होगा पिछले बार जब पंचायत की चुनाव हुआ तो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। फिर नगर पंचायत की चुनाव की बारी आई तो लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए तो कहा कि नहीं आप इसको करिए। तो अभी तक तो कोई आता पता नहीं है, क्या किया है नहीं किया है पता नहीं।
एक कमीशन जरूर उन्होंने गठित किया था योगेंद्र प्रसाद के पहले अध्यक्षता में, लेकिन कहीं कोई। उसी प्रकार से चौथा उन्होंने गारंटी दिया था खाद्य सुरक्षा के बारे में। खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने, कोरोना काल से प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 5 किलो तो प्रधानमंत्री ने, 2 किलो और हम लगा करके देंगे, 7 किलो अनाज देंगे। लेकिन वो 7 किलो अनाज का क्या हुआ अभी तक किसी को कोई आता पता नहीं है। जो कायदे से जो देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार जो 5 किलो अनाज भेज रही है, वो भी जहाँ प्रिमिटिव टाइप से, जहाँ पर अरगवर सरकार ने डकिया के आधार पर गांव घरों तक पहुँचाने के थे, उसमें भी बड़ी घोटाला है। घोटाला तो इतना है, जहाँ इनका ही विधानसभा क्षेत्र है, हमारे पास तो वहाँ के प्रमाण है, जहाँ ये बरहेट से विधायक है, वहाँ पर जो प्रिमिटिव ट्राइब है, पहाड़िया है, कई एक महीनों तक लोगों को नहीं मिला। हंगामा हुआ, तब फिर जो एमओ थे उसके ऊपर जुर्माना हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार से वो 7 किलो छोड़ दीजिए, 5 किलो भी ठीक से लोगों को नहीं मिल रहा है। और मिलेगा भाई कैसे? उसमें भी 5 किलो में भी कहीं कहीं डीलर लोग कटौती करते हैं, लोगों की शिकायतें मिलती है। कारण क्या है? जब हमने उसकी तहकीकात करना शुरू किया तो पता चला कि डीलरों को जो कमीशन मिलता है पर किलो, कई एक महीनों से नहीं मिला है। भाई आप जानबूझ करके उनको चोरी करने के लिए आप मजबूर करते हैं। तो ये गारंटी इनकी जो चौथा गारंटी था, ये खाद को लेकर के। दूसरा मैंने खाद्य पदार्थ, दाल वगैरह कहा था ना कि हम 2 किलो दाल देंगे या क्या क्या। इस समय चीनी नमक तो कहीं मिल ही नहीं रहा है 200 महीनों से। फिर इन्होंने कहा था कि उसी समय चौथा गारंटी में कि भाई हमारी सरकार बना दीजिए, 450 रुपये में गैस की सिलेंडर देंगे। लेकिन आज तक किसी को कोई गैस की सिलेंडर नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने रोज़गार के लिए कहा था कि भाई 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। अब कितना को कोई रोज़गार मिला है हम सबको पता है। पिछले दिनों 1 साल का वो जश्न मना रहे थे, तो 8,782 ऐसा कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। वो भी कब पिछले का वैकेंसी, कई एक वैकेंसी का तो अभी भी मामला अदालत में चल रहा है। आज भी मामला ऐसी है कि आपको याद होगा एक्साइज विभाग के पुलिसों के लिए 2019 में वैकेंसी निकला, 2024 में एग्ज़ाम के समय अगस्त महीना भादों के चिलचिलाती गर्मी में बच्चों को दौड़ाया। झारखंड के 19 बच्चों की मौत हो गई। मामला स्थगित हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं है। कब बहाली होगी पता नहीं। जिस दिन इन्होंने 1 वर्ष का जश्न मनाया, दूसरे दिन देखे कि रिज़ल्ट आया, 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे पास किया है। अब आगे क्या करेंगे पता नहीं। तो ये भी नौजवानों के साथ पहले भी उन्होंने पिछले बार भी विधानसभा में कहा था रोज़गार नहीं तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे 5,000 7,000, आज तक किसी को नहीं मिला। तो ये सरकार धोखा ही धोखा दे रहे। शिक्षा के मामले में छठा गारंटी उन्हें कहा था कि प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा, जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी का पता नहीं क्या क्या इतना ढेर सारे कर दिया था। प्रत्येक जिला में 500 एकड़ ज़मीन का एक औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। हम तो खूब घूमते हैं, लेकिन कहीं कोई ना पार्क दिखाई पड़ता है 500 एकड़ की जहाँ उद्योग धंधे लगे, ना कहीं कोई डिग्री कॉलेज बनते हुए। बल्कि जो कॉलेज पहले से बना हुआ है वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जितना भी यूनिवर्सिटी में है कि आधे से कम तो यहाँ क्या बोलते हैं स्टाफ ही है, लेक्चरर ही है, तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये हालत है इनकी स्थिति। गारंटी नंबर 7 में जो 7वां किसानों के साथ, ये भी बड़ा धोखा किया है। आप सबको याद होगा कि पिछले दफ़ा जब चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी बन जाएगी, तो क्या उन्होंने कहा था भाई 3200 रुपया कुंटल धान की खरीदारी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, सरकार बनते ही उन्होंने 2400 रुपया, 2400 में ना 2300 तो एमएसपी है भारत सरकार के ओर से, तो मात्र 100 रुपया बोनस दे करके, वो भी समय से खरीदारी नहीं किया, वो भी लेट से किया। और इस वर्ष तो क्या है कि अभी तक कोई आता पता नहीं है कैसे धान की खरीदारी करेंगे, कहीं कहीं शुरुआत नहीं हुआ है। आज ही मैंने किसी ने हमको सवेरे अखबार में भेजा, कटिंग मैंने देख रहा था, व्हाट्सएप में एक किया, पलामू वगैरह में सब जगह पर धान की कटनी हो गई, 1500-1600 रुपया कुंटल में धान लोग बेच रहे हैं। खरीदारी की कोई आता पता नहीं है सरकार की। तो ये हालत है इस राज्य में किसानों की। कल हम लाहौर दरगाह, कल हम यहाँ आए, किसानों से बात कर रहे थे, तो प्रवीण जी भी दिखाए हमको कल, और भी लोगों ने दिखाया।
कि भाई पिछले साल जो मार्च में ओलावृष्टि हुआ था, फसलें एकदम बर्बाद हो गया। पूरा वीडियो में लोगों ने कैप्चर कर रखा है। हमने पूछा यार उसका कुछ तो दिया मुआवजा वगैरह, कुछ भी नहीं। तो ये जो सरकार है पूरे 6 वर्षों से चल रही है, तो लोगों को ठगाई है, लूटाई है, घोटाला तो चारों तरफ है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है इस सरकार में। घोटालों में क्या क्या हुआ है? एक घोटाला है शराब घोटाला। आप लोग शराब घोटाला के बारे में जान ही रहे हो कि किस प्रकार से हमने तो जब पकड़ा है उससे 2 साल पहले हमने सरकार को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को, शराब में ये घोटाला हो रहा है, अमुक अमुक कंपनियों को देने के लिए सारे नियम कानून बन रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की। जब छत्तीसगढ़ में केस हुआ, छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई केस को हैंड ओवर कर दिया, तब इनको पता चला, सीबीआई जांच करते करते अब तो पहुंच जाएगी यहाँ पर, उससे पहले इन्होंने विनय चौबे को अंदर कर दिया। और उसके बाद इंटरेस्टिंग, मैंने घोटाला इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार से काम करते हैं। जिस अफरा तफरी में विनय चौबे और शराब घोटाला से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 90 दिनों पूरा होने के बाद भी चार्जशीट सबमिट नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ सबके सब लोगों का बेल हो गया। यानी एक प्रकार से किस प्रकार से अपनी चमड़ी बचाने के लिए दिखाया कि बड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 90 दिन में अगर चार्जशीट नहीं सबमिट करेंगे तो इससे समझ में आता है कि इस प्रकार से लेन देन कई लोगों ने सौदेबाजी किया। पता तो यहाँ तक है कि 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ। उसी लेन देन के कारण हिस्सा ठीक से नहीं बांटा, तो बाद में अनुराग गुप्ता से त्यागपत्र लेना पड़ा सरकार को। फिर CGL परीक्षा में जो घोटाला हुआ, अभी मामला हाईकोर्ट में है, आप सबको ध्यान में है कैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे नेपाल में कहाँ कहाँ बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटाया गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई, घोटाला ही घोटाला है। आधार घोटाला, ये भी आधार घोटाला भी ऐसे ही हो रहा है चारों तरफ। अभी कुछ दिन पहले कुछ कंपनी को दिया गया सरकार की ओर से, और वो जिन लोगों ने लिया तो उनसे भी लोगों ने बच्चों से 50-50 रुपया वसूला। यानी उधर से भी पैसा लिया, इधर से भी पैसा लिया, बड़ा घोटाला है। मैं खाली संक्षिप्त में आप सब लोगों को बता रहा हूँ। DMFT फंड का घोटाला हुआ है। हमने बोकारो को तो बाज़ाब्ता मैंने पत्र लिखा है सरकार को कि भाई इस पर जांच कराइए आप, क्योंकि DMFT फंड मिलता है उस क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र से माइनिंग होता है, वहाँ की स्वास्थ्य के लिए, वहाँ सड़क है, बिजली, पानी है, या जो भी वहाँ के डेवलपमेंट के काम के लिए, जो कि वो लोग सफ़र करते हैं वहाँ के लोगों को। लेकिन आप देखेंगे वहाँ से छोड़ करके DC ये लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से लोकल जो उनके MLA MP होते हैं कांग्रेस के या JMM के, तो कहीं कहीं हम तो एक जगह देखे थे, लातेहार एक बार हम गए हुए थे, सर्किट हाउस में थे, तो हमको एक अफसर ने कहा कि सर हम लोगों का जिम थोड़ा देख लीजिए। तो हम गए, जिम देखे, एक अच्छा जिम बनाया। तो अफसर चला गया, हम रूम में आए तो एक कार्यकर्ता हमें बोला कि सर ये पता है कौन चीज़ से बना है? बोले यार तो हम पूछे नहीं उनके, बोला कि DMFT फंड से। आप जरा सोचिए भाई, उनके ऐसो आराम के लिए नहीं बना है, उनके लिए नहीं बना है, वो किसके लिए DMFT फंड है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए इस फंड का क्रिएट किया था। उन क्षेत्रों की उपेक्षा होती है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, कहाँ से खनिज निकाला जाता है, और उस क्षेत्र में धूल, सड़कें ठीक नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य लोगों को बिगड़ा रहता है, तो उसकी कोई देखभाल करने, इसलिए होता है DMFT फंड की, ताकि उन क्षेत्रों में ये सारे डेवलपमेंट का काम हो, वहाँ के लोगों को उसका ठीक से। मैन पावर सप्लाई में तो अजब हो रहा है झारखंड में, नाम मैन पावर सप्लाई में। मैं आपको घटना बता रहा हूँ कि मैं अभी 2 दिन पहले दुमका गए हुए थे। हालांकि जाने के पहले ही एक बच्ची मेरे पास आई यहाँ पर रांची में, तो बोला कि सर हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है। हम बोले क्या करोगे? हमको लगा कि कहीं स्कूल में फीस उस देना होगा या ऐसा। बोला कि नहीं सर, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, काम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अरे एजेंसी के थ्रू जो बहाली होता है उसको आउटसोर्सिंग करता है। तो आउटसोर्सिंग करने वाले मेडिकल वगैरह में लगाया है, तो बोलता है उसमें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। यानी आप सुन करके आश्चर्य करेंगे कि भाई किस प्रकार से राज्य में हो रहा है। वो तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी एजेंसी लिया होगा, 1 साल का काम लिया होगा, 2 साल का काम लिया होगा सफाई का, लेकिन उस काम में भी लोगों को
से पैसा वसूलने के यार मैंने क्यों, लोगों को तो लगता है ना शायद नौकरी हो जाएगी बाद में, लेकिन वास्तविकता कैसे यहाँ घोटाला हो रहा है। गृह विभाग में भी घोटाला है, स्पोर्ट्स में भी घोटाला, किट्स जो खरीदना होता है जो 10 रुपये का 50 में लोग खरीदते हैं, तो सब जगह ऐसे ही घोटाला चल रहा है भाई। मैंने कितना जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनाने में कितना घोटाला हो रहा है आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, अब वह सरकार और सबसे अधिक आदिवासी यहाँ लोग बदहाल है, उसकी जीवन आज देखे होंगे, यहाँ से वहाँ लोग घुस रहे। फिर अब वह सरकार में घुसपैठियों को बड़ी यहाँ पोषक हो रहा है, उनकी संरक्षण हो रहा है। और उसका मैं एक घटना से आप सब लोगों को बताऊंगा ताकि आपको इस समझ में आ सके। 1951 में पहला आज़ाद भारत में सेंसस हुआ था, और उसके बाद अंतिम जो सेंसस हुआ उसके बाद फिर सेंसस नहीं हो पाया कोरोना के कारण, 2011 में हुआ। तो इन बीचों में 1951 से 2011 के बीच में जो आबादी, जो डेमोग्राफी जो बदला है, वो थोड़ा समझने जरूरी, गौर करने की, वो काबिल करने की ज़रूरत है कि उस समय आदिवासियों की आबादी कितना थे, 36% 1951 में। आज आदिवासियों की आबादी कितना है, 26%। उस समय हिंदुओं की आबादी थी 87.9%, 87.9% थी, और उसकी आज आबादी हो गया 81.7%। उस समय मुस्लिम आबादी थी 8.9%, यानी 9% के लगभग, आज है 14.5%। यानी ये जो आप डेमोग्राफी देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि भाई मुस्लिम भाइयों से मैं कहता हूँ कि उनकी आबादी यहाँ ऐसा नहीं बढ़ा है, कॉमन ही बढ़ा है सबके, लेकिन बांग्लादेश से पहले बंगाल, फिर मुर्शिदाबाद, फिर किशनगंज, कटिहार, इस प्रकार से घुसते घुसते पूरे भारतवर्ष में जगह जगह लोगों ने अपना ठोर ठिकाना बनाया। तो ये हमारे लिए, बड़ा देश के लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि यहाँ घुसपैठ हुआ ही नहीं है। भाई आप मानेंगे नहीं तो फिर कैसे उसको आप ढूंढेंगे। आप जब एसआईआर हो रहा है तो आप देख रहे होंगे बांग्लादेश, बंगाल की बॉर्डर पर किस प्रकार से भगदड़ मचा हुआ है। तो ये जो डेमोग्राफी बदल रहा है, और उसमें सबसे अधिक आदिवासी जो हमारे समाज है वो प्रभावित हो रहे, तो ये पूरी ये जो डेमोग्राफी, इसकी एक प्रकार से बदलने में या घुसपैठियों को संरक्षण देने में वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो इसको कर रही है। अभी ये लोग किस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहा है, जैसे एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है तो लोगों को लगता है कि एनआरसी होगी। हमने कहे भाई एनआरसी ये नहीं, एसआईआर है वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, यानी उसका क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण है। भाई जो वोटर मर गए हैं उसका नाम हट जाएगा, जो यहाँ से कहीं पलायन कर गए उसका नाम हट जाएगा, जिसका शादी ब्याह हो गया दूसरा जगह वोटर लिस्ट में हो गया उनका नाम हट जाएगा, और जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनका भी नाम हट जाएगा। लेकिन उसी को लेकर के आपने देखा कि हाय तौबा कर रखा हुआ है, एसआईआर नहीं होना चाहिए, तो कुछ तरह तरह की बातें करते। तो ये सब जो देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ तो झारखंड में मंत्री ही जिसको बोलते हैं ना कि असंवैधानिक बात करते हैं, बीएलओ को बांध देंगे, बाद में फिर उन्होंने सफाई देते हैं। महिला सम्मान योजना के कारण बहुत सारी योजना में फंड नहीं होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है, स्कॉलरशिप रोक दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे क्या, तो पता ही है, मैंने ट्वीट भी किया था। और एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। इसका परिणाम ये हुआ है कि एक बच्चे, आप सब लोग देखते होंगे, होटल में कोई प्लेट धो रहा है अपना स्कूल की फीस जमा करने के लिए, कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, और 1 साल नहीं लगभग 2 वर्षों से यही स्थिति है झारखंड में चल रही है। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। जब भी सरकार से लोग बात करें तो केंद्र की ओर धकेल देते हैं। भाई आपकी सरकार यहाँ, आपको काम करना है, लेकिन यहाँ उनको कोई चिंता नहीं है किसी की। सर पेशा कानून लागू करने के लिए सरकार कटिबद्ध नजर आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कटिबद्ध तो नहीं है सरकार, कटिबद्ध होती तो कब के लागू हो जाता। इसमें से आज तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने उनको बार बार डंडे मारे हुए हैं कि भाई आप इसको लागू करें। वास्तव में वो लागू करना होता तो कब के लागू क्या होते।
पेशा कानून से क्या असमानता कभी बढ़ सकती है सर? ऐसी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, असमानता नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो जो परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था मानने वाले लोगों की मान्यताएं होगी। क्योंकि आज इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते कि खास करके ट्राइबल समाज में काफ़ी लोग मतांतरण हुए हैं। जो सरना को मानने वाले थे, वो लोगों ने अपने को बदल लिया, लेकिन गांव के प्रधान, गांव के ये वो आज भी बने हुए हैं। लेकिन ये कानून लागू हो गए तो उस एक्ट में प्रावधान है कि जो रूढ़िवादी मान्य परंपरा को जो मानते हैं वो ग्राम सभा के प्रमुख वही होंगे। सर, मूलवासी सदानों का भी तो यहाँ नहीं, मूलवासी नहीं, उसमें उसमें कहीं कोई समाप्त नहीं होगा, क्योंकि एक गांव में कई ग्राम सभा हो सकता है उसमें से। सर, हेमंत सोरेन बार बार दिल्ली जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन की संभावना है? अब बार बार क्यों जा रहे हैं तो वो बताएंगे ना, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। सर, बाकी बातें मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब कोई लीजर पीरियड होता है तो इस प्रकार के गप्पे चलते रहता है। ये गप है सर। और क्या, हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद उसका जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाई कोई भी व्यक्ति, जैसे हम आज संथाल है, ठीक है, ट्राइबल समूह में 700 जातियाँ हैं, 700 से भी अधिक जातियाँ हैं। हम अगर जब धर्म परिवर्तन कर देंगे तो फिर हम संथाल कैसे कहलाएंगे? संथाल कहलाने के लिए भी कोई ना कोई तो मान परंपरा, आप जैसे मुसलमान है तो आप ऐसे आप इसलिए आप मुसलमान हैं क्योंकि आप कुरान को मानते होंगे नहीं, आप मानते हैं, और आप मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते होंगे, ठीक है ना, यही नहीं आपका है, 5 वक्त आप नमाज पढ़ते होंगे, तो इसलिए आपको मुसलमान कहा जाता है। हमको संथाल के कारण तो कुछ तो पहचान मेरी होनी चाहिए ना। अगर हम चले जाए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मस्जिद में जाकर हम नमाज पढ़े, कलमा पढ़े या पैगंबर साहब को माने, हमारे जो मारांग गुरु है, जाहिर है, इसको हम मानना ही छोड़ दे तो हम संथाल नहीं कहलाएंगे। सीधे सीधे बातें हैं। अगर हम अपने आप को कह रहे हैं तो मैंने दोनों तरफ को धोखा दे रहे हैं लोगों को। यानी इसे भी झारखंड में लागू किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ भाई, अगर हमने छोड़ दिया, हम अपनी इष्ट देव को छोड़ दिया, जैसे ये हमारे सिंह जी हैं, राजपूत है, इनकी भी कुछ ना कोई परंपरा, ये तो संथाल नहीं बन सकता है। ये मनीर उरांव है, मनीर उरांव राजपूत नहीं बन सकता, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना जी। तो उरांव किस कारण से ये है, इसकी कुछ ना कुछ पहचान होगी, लेकिन जिस दिन अगर उस पहचान को ये छोड़ देंगे तो मेरा अपनी मानना है कि फिर उरांव नहीं रहे। वो उरांव होंगे तो चाला टोंका में जाके इनको पूजा करना पड़ेगा, उरांव है तो इनको धर्मेश को मानना पड़ेगा, मानना माने उनकी पूजा करने पड़ेगी, मानना माने ऐसे बोलने से मानना थोड़े होता है। सर, धर्म परिवर्तन कानून अगली सरकार जब बीजेपी की बनेगी तो क्या आप इसको लागू कराएंगे सर? नहीं, कानून तो बना हुआ है। आज भी अगर कोई लिखित में कंप्लेंट करेगा डीसी के पास कि भाई अमुक व्यक्ति ने ऐसे ऐसे उनके लोभ लालच में उनके धर्मांतरण हुआ है, तो कार्रवाई करती है। कानून बना हुआ है। रघुवर जी के जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने कानून को बनाए हुए हैं। सर, महागठबंधन की जो स्थिति है सर झारखंड में जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रही है, तो क्या सर इसमें भाजपा और जेएमएम का जो वर्तमान स्थिति, इसमें कुछ बदलाव होगा सर? अब ये उन लोगों का मामला हम कैसे बताएंगे भाई, उन लोगों में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये उन लोगों का काम है। सर, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम विकास के लिए किया गया था सर, कितने सांसद ने अभी तक ग्राम विकास के लिए काम किए हैं सर, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, सांसद है सर। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, सांसद आदर्श ग्राम लोग सिर्फ चयन करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो काम होता है वो राज्य सरकार करती है। प्रयास ये होता है कि भाई हम कोई तो गांव मॉडल बनावें कि भाई वहाँ पर सब कुछ जो विकास की जो भी पैमाना है, अच्छी सड़कें हो, बिजली ठीक से मिले, सिंचाई की सुविधा हो, बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान हो। लेकिन ये सब पैसा कहाँ से आएगा? एमपी एमएलए तो नहीं कर सकते, करना तो है सरकार को। अगर 1-2 गांव मॉडल बनता है तो धीरे धीरे लोगों को उस ओर ध्यान जाता है कि नहीं हमारे गांव भी ऐसा होना चाहिए, या सरकार को इस ओर, तो इसलिए वो प्रतीक के रूप में। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि झारखंड में जो सरकार है इस दिशा में कुछ पहल ही नहीं करती, इन जनरल नहीं पहल करती है। पिछले 2 वर्षों से काम धाम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जो लोग काम कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलिएगा, मेरे पास तो आवेदन शायद इसी में नहीं है, रखा हुआ है, लोगों ने लिख करके हमको दिया है।
बताया साहब, मेरे 2 वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, क्या क्या चलता है भाई। 5-6 हज़ार करोड़ रुपया नहीं मिला है। कोई ठेकेदार काम ही नहीं शुरू किया है। कोई लोग काम किया, बेचारा महाजनों से कर्जा ले रखा है तो उधर भी डूब रहा है। कल ही कुछ ठेकेदार लोग हमसे मिले थे रांची में, बोला कि सर हम लोगों ने तो प्लांट लगाया, 2.5 लाख रुपया महीना में देना पड़ रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये स्थिति है। सर झारखंड सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमको धन का जो होता है कमी का देख करके रोना रोते हैं, और बराबर ये बोलते हैं कि हमारा इतना करोड़ रुपया, अरबों रुपया बाकी है। ये खाली रोना रोते सरकार नहीं दे हैं, रही, रोना इसके चलते रोते विकास हैं। प्रभावित नहीं हो नहीं, वो रही है। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोई पैसा, अभी भी आप देखेंगे भाई, जितनी पैसा पहले मिलता था उससे कहीं अधिक पैसा झारखंड को मिलता है। हाँ, केंद्र से जो मिलता है उसका एक फार्मूला है किसी भी योजना में। जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि भाई छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है 60-40 किसी किसी योजना में रहता है। 60% केंद्र देती है, 40% राज्य लगाते हैं। किसी में 40% केंद्र देती है, 60 राज्य लगाती है। लेकिन पहले उस अकाउंट में उन पैसा को स्टेट को दिखाना पड़ता है, नहीं तो ऐसा भी पैसा फंसा है केंद्र ने तो भेज दिया, उस पैसे को खर्च कर दिया इधर से उधर, अब बाकी उसका हिसाब किताब भेज नहीं रहा है। नतीजा क्या है, केंद्र पैसा नहीं दे रहे। और झारखंड के साथ ही नहीं, संपूर्ण देश में आज से नहीं, पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है, ये व्यवस्था है। हम भी मुख्यमंत्री रहे ना, इसलिए हमको पता है कैसे। केंद्र से लेकर के राज्य तक के नेता लगे घाट से में, फिर भी भाजपा ने क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, सामान्यतया जहाँ इस प्रकार के लोगों की जब मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद उस सीटों में क्योंकि जो मृत व्यक्ति होता है उनके गुण अवगुण पर आप बहुत ना चर्चा नहीं कर सकते हैं। और जो लोग जाते हैं चुनाव में, स्वाभाविक है हर कोई मांगता है कि भाई सहानुभूति है, 5 साल के लिए आपने चुना था, 1 साल भी नहीं हुआ, मर गए, तो ये सब चलते रहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विषय है इसमें। अंतिम सवाल है, अभी ब्लड बैंक से मरीजों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जो एड्स पॉजिटिव खून चढ़ गया था किसी को गलती से, और इसको लेकर के बहुत मरीजों को परेशानी हो रही है सर। रांची से आता है उसके बाद ही मिलता है, इस पर क्या कुछ? नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप सुधार लीजिए, गलती से नहीं हुआ है, सरकार की निकम्मेपन के कारण ये हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2020 में ही केंद्रीय और राज्य सरकार की टीम ने चाईबासा को जांच किया था, और जांच करके राज्य सरकार को पत्र लिखा, बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग को ये जो खामियां हैं इसको आप ठीक करिए। लेकिन 2 साल तक सरकार यूं ही फाइल 2-3 साल तक पड़ी रही, कुछ भी ठीक नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब ब्लड चढ़ाया गया बिना जांच पड़ताल के यूं ही, बाद में जब टेस्ट हुआ तो उसमें से 10 बच्चे चाईबासा में HIV पॉजिटिव मिले, यानी उनका लाइफ कोई लोगों ने बर्बाद किया। और वही नहीं, पता नहीं कैसे हुआ है, कोडरमा में, रांची में और 2 बच्चे मिले हैं, पूरे राज्य में 12 बच्चों की मिले। अगर इस पीरियड में कई जगहों पर जांच किया जाए, वो 2-3 साल के अंदर चाईबासा में कितने लोगों को ब्लड चढ़ाया गया है, तो पता नहीं और भी लोग मिलेंगे। कल हम कहाँ का रांची गए, कहाँ हम पढ़ रहे थे, अखबारों में आया था, तो काफ़ी लोगों को HIV पॉजिटिव मिले हैं कहाँ। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं गलती नहीं हुआ है। अगर कोई केंद्र एजेंसी अगर जांच करके आपको कह रहा है कि भाई यहाँ ये गड़बड़ी है, इसको आप ठीक करिए, आपने ठीक नहीं किया, तो आपने एक प्रकार से क्राइम किया है। इसलिए हमने तो उस समय भी कहा था कि भाई ऐसे मंत्री को तो हटा देना चाहिए। खाली पदाधिकारी और सिविल सर्जन को सस्पेंड करने से इसका काम नहीं चल सकता है। या सचिव जो लोग बैठे रहते वो लोग कर क्या रहे थे? अगर जब आपको 2 साल पहले आ गया कि यहाँ ये सब गड़बड़ी है, इसको ठीक करिए, आपने ठीक आखिर क्यों नहीं किया? उसके लिए तो बड़े लोग जिम्मेवार है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सांगठनिक चुनाव अभी तक प्रमंडल में नहीं हुआ, ऐसा केंद्र का भी मानना है सर। केंद्र की जो भाजपा आती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप जल्दी हो जाएगा, हमें लगता है दिसंबर के आखिरी तक आपको देखिएगा कि हो जाएगा। कुछ समय तक थोड़ा विलम्ब था, बिहार चुनाव में हम लोग चले गए, इधर उधर लगे हुए थे, थोड़ा विलम्ब से झारखंड में प्रारंभ हुआ था काम, लेकिन अब सब कुछ हो गया है। अब हमें लगता है दिसंबर में आपको नए अध्यक्ष लोग आपको मिलेंगे। आपके माध्यम से भी हम जनता तक पहुंच सके, हम तो कोशिश कर ही रहे जनता के बीच जाने का, हमारे कार्यकर्ता भी कोशिश करें, लेकिन इसमें से आप सबका भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।